हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों हमने ऑलरेडी हमारा 5th चैप्टर लॉस ऑफ मोशन पूरा खत्म कर दिया 11th क्लास का। आई होप आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, है ना। अब हम स्टार्ट करने वाले हमारे 6th चैप्टर की सीरीज, जो कि क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 11th फिजिक्स का। गुड टू गो, है ना। पढ़ाई चल रही है, बढ़िया पढ़ रहे हो। तो बच्चों 5th चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 5th चैप्टर की भी थोड़े कंसेप्ट और कहानी इसमें लगती है ना। हमें सारे कंसेप्ट हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के आने चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर्स में यूज होते हैं। फिजिक्स ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये चैप्टर पढ़ा तो आपको चैप्टर बन जाएगा। हमें थोड़ी पुरानी थ्योरी सब आनी चाहिए, है ना। क्लियरिटी है, ऐसा नहीं होता है फिजिक्स में कि आपने ये चैप्टर उठा लिया तो पुराने चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। पुराने चैप्टर सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमें सारे कंसेप्ट सारे चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो आई होप आप पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं और सारे प्रीवियस चैप्टर्स आपको अच्छे से आते होंगे। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ फटाफट से हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। इसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चा कि वर्क क्या है ना। फिर उसके बाद हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स से जो भी वर्क होता है वो निकालेंगे, वेरिएबल फोर्स से जो भी वर्क डन निकलेगा वो निकालेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इस चैप्टर को सीखते जाएंगे। फिर अभी वर्क वाले पार्ट पे आएंगे, फिर एनर्जी वाले पार्ट पे आएंगे, फिर पावर वाले पार्ट पे आएंगे। ये चैप्टर इतना अच्छा चैप्टर है बच्चों कि जो आपने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करके पुराने चैप्टर्स में आप कुछ चीजें कैलकुलेट करते थे, वो एनर्जी कंसेप्ट से बहुत आसानी से इस चैप्टर से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो चलिए फटाफट से पेन कॉपी उठा लीजिए और देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। वर्क। तो बच्चों ये वर्क है क्या? सर जो भी हम काम करते हैं वो वर्क है, और वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, जो कि बाद में आएगा इस चैप्टर में, है ना। तो वो सही बात है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। बट वर्क क्या है बच्चों? दिन भर जो भी आप काम करते हैं वो वर्क ही तो है। सुबह से उठना, खुद को प्रिपेयर करना, स्कूल जाना, साइकिल चलाना, स्कूल में जाके पढ़ाई करना, है ना, बड़े बड़े लेक्चर्स को देखना, बैठना, खाना खाना, ये सब क्या है? वर्क ही तो है। कुछ भी काम आप कर रहे हैं वो क्या है? वर्क है। नॉर्मल सी बात है। उसके लिए हमें कुछ क्या लगती है? एनर्जी, जो कि हमें फूड से मिलती है। उस फूड से हम काम करते हैं। जनरल सी बातें कर रहा हूं, है ना। आप अगर खड़े हैं, है ना, आपके ऊपर एक सूटकेस रख दिया जाए सर पे, आप दिन भर खड़े रहो तो आपकी एनर्जी क्या होगी? खर्च होगी। आपने कोई वर्क किया? हाँ सर, मैं दिन भर से सूटकेस अपने सर पर लेके खड़ा हुआ हूँ। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा चलो, तो आप ये सूटकेस लेके अपने सर पे बैठ के चल रहे हो। आप स्कूल जाते हो, बैग टांग के जाते हो। बैग टांग के आप अपने स्कूल जा रहे हो घर से पैदल, तो भी आपने क्या किया? काम किया। उस बैग को अपने अपने स्कूल से घर लेके गए। सिंपल सी बात है। जो भी आप दिन भर में एनर्जी खर्च करते हो उसको आप क्या कहते हो? काम। क्या कहते हो आप? काम, वर्क। बट बच्चा फिजिक्स में, साइंस में थोड़ा सा वर्क को अलग तरीके से बोला गया। ध्यान से सुनिएगा। हर चीज वर्क कंसीडर नहीं की गई जो भी आप दिन भर में करते हैं, है ना। आप सपोज बैठे बैठे कोई काम कर रहे हैं, है ना। सपोज बैठे बैठे आप कुछ बना रहे हैं, कुछ बैठे बैठे काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी तो खर्च होगी, स्वाभाविक सी बात है ना। बट इन साइंस इज नॉट कंपल्सरी दैट वर्क इज डन। तो बेसिकली जरा फिजिक्स में समझिए कि वर्क है क्या। आइए, मैंने कहा बच्चों ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है? ब्लॉक, जिसका मास कितना है? m। आपने इसमें F फोर्स लगाया, इसको पुश किया। क्या किया? F फोर्स लगा के इसको पुश किया। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या है? किसी भी चीज पे जो वर्क हुआ है जिस फोर्स के कारण, वहां डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। मैंने कहा आपने जो फोर्स लगाया, इस पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? d हुआ। इस फोर्स के कारण इस पार्टिकल को जब आपने पुश किया जिसका मास m था, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d हुआ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मान लिया डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप क्या करें? तो वर्क इज डिफाइंड एज बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी धीरे धीरे आएगा, समझिए। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना नहीं, बहुत कुछ है आगे, धीरे धीरे समझते हैं। अगर कोई वर्क होना है तो डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में बात अगर हम करें, बाकी तो आप बैठे बैठे कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी काम दिन भर में कर रहे हो, वो एक वर्क ही है। बट यहाँ साइंस में थोड़ा सा टेक्निकली अलग बात होती है। तो आपने किसी भी बॉडी में जब F फोर्स लगाया, m मास था, उसका डिस्प्लेसमेंट d हुआ, तो आपका जो वर्क डन निकल गया है वो कितना निकल गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
क्या बात ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अच्छी बात है सर। एफ फोर्स लगाया था, कांस्टेंट फोर्स एफ लगाया था, डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अभी भी कुछ चीज है इसमें बाकी था और समझते हैं। आओ जरा देखें क्या क्या कहना चाहते हैं अपन, और सुनो देखते चलो। पर एक पॉइंट में डेफिनेशन लिख दो, कंसेप्ट क्लियर करो। मुझे पता है आपको कई बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, उनको लग रहा होगा सर टाइम पास। अगर टाइम पास है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, आगे से देख लेना, है ना। नीट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम, जेईई मेंस के। अब मैंने कहा बच्चों, इसको पे मैंने कोई टेढ़ा फोर्स लगाया एफ, जो कि किसी एंगल पे थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे मैंने फोर्स लगाया एफ, ठीक है। थोड़ा यहां बना लू मैं डायग्राम। किसी एंगल थीटा पे मैंने कोई फोर्स लगाया एफ, ध्यान सुनो, किसी एंगल थीटा पे हमने कोई फोर्स लगाया बच्चों एफ। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे बच्चा? दो कंपोनेंट होंगे। कैसे? आओ देखें। ये तो आपको करना आ चुका होगा अब तक, यही तो कह रहे थे पुरानी कहानी समानी चाहिए। तो ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। ये बात तो क्लियर है। अब इस जो बॉडी थी ये मास एम की, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ डी, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डी। तो इस फोर्स के किस कंपोनेंट ने काम किया? अपन फिर से लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं। वर्क इस वाई में जो फोर्स था उसके कारण जो वर्क डन है वो कितना है? जीरो। मैंने पहले वाई का वर्क लिख लिया है ना। जो वाई में जो फोर्स है वो कितना है? एफ साइन थीटा। एक्स में जो फोर्स है वो कितना है? एफ कॉस थीटा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, तो वाई में तो कोई वर्क हुआ ही नहीं है, कि मैंने कहा वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और जरा वर्क लिखते हैं इस फोर्स के कारण जो एक्स में था। फोर्स जो एक्स में था वो कितना था? एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला डी। तो जो वर्क निकल के आया वो निकल के आया एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। सर ये थीटा कहां से आ गया? समझ में आया? थीटा कहां से आया? मैंने कहा जो फोर्स किसी एंगल पे लग रहा था उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन सा? एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का सिर्फ कहां हुआ? ये बॉडी का एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने कहा एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स ने काम किया? एफ कॉस थीटा वाले ने काम किया। वाई में कोई फोर्स ने काम कुछ किया ही नहीं, बिकॉज वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना था? जीरो था। तो वाई का वर्क तो जीरो हो गया। वर्क डन बाय द फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? जीरो। बट एक्स में तो काम हुआ। एक्स में कितना हुआ? वर्क एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, एफ डी कॉस थीटा। यहां से हमें क्या समझ में आता? जरा ध्यान से देखिए, वर्क को कैसे डिफाइन किया। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर फोर्स should be in the direction of displacement। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। कौन सी? ये वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन का मैं फोर्स लेना है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन का बच्चा हमें क्या लेना है? फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इज डी, और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो मैंने कहा एफ कॉस थीटा इंटू डी, और वाई में एफ साइन थीटा इंटू वाई। जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो यहां कोई वर्क हुआ ही नहीं। यस और नो? इतनी बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, अगर बच्चा मैं cos थीटा को हटा दूं और क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये होता है वर्क बच्चा, डिफाइंड एज इन साइंस। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डी कॉस थीटा, where theta is the angle between force and displacement, where theta is the angle between force and displacement। या तो इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, जरा आइए
Work is defined as force into displacement, where only the component of force will be taken in the direction of displacement. चमका? Clear हुआ? What is work done in? What is work done is defined as force into displacement. और वही फोर्स की बात होगी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है. Yes or no? या फिर हम वर्क कह सकते हैं F डॉट डी. F डॉट डी. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो याद करो जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है. जब स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं एफ डॉट डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. क्या बात समझ में आई? वर्क क्या? एनर्जी. डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं, किस डायरेक्शन में वर्क हो, फालतू बकवास वाली बात हो जाएगी. कितना काम हुआ ये समझ आता है, किस डायरेक्शन में काम हुआ इसका में कोई लेना देना नहीं. इट्स स्केलर क्वांटिटी. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. बट फोर्स क्या है? वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर. एफ डॉट डी. दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमें स्केलर भी मिलता है और वेक्टर भी मिलता है. स्केलर मिलता है तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वेक्टर मिलता है तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं. आपको सब पता होगा, मैंने आपको वेक्टर्स वाले वीडियो पढ़ाया हुआ है, वेक्टर की वीडियो देखना. तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेयर फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वही लेते हैं. तो यहां से हमारी कहानी आ गई. वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी. क्लियर हो गया? समझ आ गया बच्चों? बोलो वर्क क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और इट कैन बी रिटन एज एफ डी कॉस थीटा. एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, अच्छे से लिख लेना कंसेप्ट है, एंगल बिटवीन व्हाट? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. बच्चा वर्क फोर्स के कारण होता है ना? वर्क किसके कारण होता है? फोर्स के कारण. तो जिस टाइप का फोर्स होगा उस टाइप का वर्क आएगा. धीरे धीरे हम इस चैप्टर में समझते चलेंगे. अभी बस हमने लिख लिया ये. क्या बात ठीक है? एफ डी कॉस थीटा. अब देखिए, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में अगर, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्या क्या होना है. उसी डायरेक्शन में क्या है? फोर्स है. मतलब इस बॉडी पे मैं अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं और इसी डायरेक्शन में क्या हो बच्चा? डिस्प्लेसमेंट. इसी डायरेक्शन में क्या हो? डिस्प्लेसमेंट. तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो. कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो वर्क आ गया सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है. एंगल कितना हो गया? 0. कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1. क्या बात ठीक है? एफ इंटू डी. समझ बैठा? आइए, तो ये हो गई पहली कंडीशन, है ना. दूसरी बात समझिए जरा. मैं कहता हूं दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है. दोनों के बीच में जो एंगल कितना है? बहुत अच्छे अच्छे सवाल है इसी टॉपिक पे. बिल्कुल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बस. हमें ये समझना है कि वर्क साइंस कहता क्या है. आइए, तो वर्क अभी भी वही है, एफ डी कॉस थीटा. थीटा कितना? 90. कॉस 90 की वैल्यू अच्छा 0 होती है, सबको पता होगी अब तक. तो बहुत फिजिक्स पढ़ ली, 5 चैप्टर में इतनी कहानी बहुत है, सफिशिएंट है. कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो वर्क कितना हो गया? 0. मतलब ऐसा फोर्स जो काम तो कर रहा है ना, लेकिन उसमें और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90. वर्क कितना है? 0. आओ थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं. सर ये कैसे, जरा बताइए. मैं कहता हूं आप एक बुक अपने सर पे रखिए, कुछ भी बॉक्स रख लो, ऐसा रख लिया सर पे. इमेजिन करो सर ने अपने सर पे एक बहुत भारी बोझ उठा के रखा हुआ. अब मैं आगे चल रहा हूं रीडिंग, तो मैंने इसको संभालने के लिए फोर्स कहां लगाया? जरा देखें, आओ जरा देखें. ये वाला समझा रहा हूं 90 वाली कहानी. बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पे, स्कूल्स वगैरह में तो बहुत पूछा जाएगा, सीबीएसई में. आइए, तो ये एक ब्लॉक है जो किसी के सर पे रखा हुआ है. भाई साहब इसको पकड़े हैं और ये आगे जा रहे हैं. यस और नो? ब्लॉक का फोर्स कहां लगा? नीचे. कितना? mg. ऊपर कौन ने लगाया? नॉर्मल. तो इन भाई साहब ने इस पे फोर्स कहां लगा रखा है? नॉर्मल. ऊपर. ये चल कहां रहे हैं? आगे. इसको संभालने के लिए फोर्स कहां लगाना पड़ रहा है? नॉर्मल. ऊपर. सर पे फोर्स mg, नीचे तो नॉर्मल कहां? ऊपर. अब नॉर्मल फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है बच्चा? आगे. तो अब बताओ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90. तो इन्होंने, इनकी एनर्जी तो खर्च हुई है लेकिन इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया. सर ये कैसी बात होती है? ये है. समझ बेटा? यस और नो? आया कि नहीं? क्लियरिटी है? अच्छा. लेकिन बच्चों
जब इन भाई साहब ने इस ब्लॉक को इस सरफेस से उठा के अपने सर पे रखा होगा तब काम जरूर किया होगा, है ना। लेकिन जब सर पे रख के इन्होंने चला तो कोई काम नहीं हुआ, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द मैन and the displacement having an angle of 90 degree, therefore the work done is 0. क्लियरिटी है। लेकिन जब इनने सरफेस से उठा के ऊपर रखा होगा तो यहां वर्क कितना हुआ, फोर्स कितना लगा mg। ऊपर इनने इसको उठाने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा के अगर अपने सर पे रखा होगा तो ऊपर भी फोर्स कितना लगाया होगा mg। इन भाई साहब की हाइट है h, तो फोर्स कितना लगाया इन्होंने अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स इन्होंने लगाया mg, अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स इन्होंने लगाया mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना करा है h, तो इन्होंने जो वर्क किया वो कितना हो गया mg h। हाँ, इन्होंने जब ब्लॉक को उठा के अपने सर पे रखा तो mg कहां था, नीचे। उठाने के लिए फोर्स कहां लगाना पड़ा, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ, ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में था। ऐसे कई बार क्वेश्चन आया कि एक इंसान ने ब्लॉक उठा के अपने सर पे रखा और 5 मीटर चला, तो कितना वर्क किया, तो वर्क कब हुआ, जब सिर्फ उसने उठा के अपने सर पे रखा, आगे चलने का कोई वर्क नहीं है। फील हुई बात। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। जब 0 है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बच्चा एंगल कितना है 90, तो कहानी कितनी हो गई 0। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। आसान है, बहुत आसान है। आओ अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया बच्चा, प्यारे प्यारे बच्चे, ब्लॉक चल कहां रहा है, आगे, और फोर्स कहां लग रहा है, पीछे। सर ये कैसे हो सकता है, बताते हैं। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। मैंने कहा ब्लॉक चल के यहां पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा d, और फोर्स कहां है, पीछे। तो वर्क कितना हुआ होगा, फोर्स, कांस्टेंट फोर्स की बात चल रही है अभी, वर्क है एफ डी कॉस थीटा। इस फोर्स के कारण वर्क पूछ रहा हूं मैं, इस फोर्स के कारण ब्लॉक कहां गया, आगे, फोर्स कहां हुआ, पीछे। तो डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे, तो एंगल कितना हो गया, फोर्स, इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180। अरे हाँ कि ना, एफ डी कॉस 180। आपको पता है कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जो वर्क निकल के आया वो कितना आया, -f/d, -f/d। सर ये कैसे हो सकता है, फ्रिक्शन सुना है 5th चैप्टर में, सुना है फ्रिक्शन। हाँ सर, याद करो, अगर ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। तो फ्रिक्शन आपकी एनर्जी तो कम करता है, फ्रिक्शन ने जो काम किया वो क्या आया, नेगेटिव। तो फ्रिक्शन ने आपकी एनर्जी खर्च करवाई, फ्रिक्शन ने आपकी एनर्जी क्या करवाई, खर्च करवाई। आपने एनर्जी कितनी खर्च करी, 10 जूल की, 5 फ्रिक्शन खा गया, तो मिला कितना, 5। समझ में आया। तो बेसिकली फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली हमें वर्क निकालना पड़ता है किसी फोर्स के कारण जो बॉडी पे लगता है ना। तो फोर्स, अभी मैंने कहा फ्रिक्शन के कारण वर्क निकालो, तो फ्रिक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ। डिस्प्लेसमेंट हुआ डी, फ्रिक्शन इस तरफ, तो वर्क क्या आ गया, नेगेटिव। और फ्रिक्शन के कारण वर्क नेगेटिव ही होता है। तो वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर नहीं है, वो वेक्टर नहीं है, बट उसकी वैल्यूज पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। ये कंसेप्ट ऐसा है। अगर सिस्टम हमें वर्क देता है तो पॉजिटिव होता है, और हम सिस्टम को वर्क देते हैं तो वो नेगेटिव होती है। क्या बात समझ में आई। और सिस्टम कोई काम ना करे तो वर्क कितना, जीरो है। क्या बात समझ में आ रही है। वर्क की वैल्यू बच्चा पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर नहीं है ना। आइए ध्यान से सुनो, अब यूनिट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट की। तो वर्क बच्चों याद समझ चुके हो गया, जो वर्क है वो फोर्स एफ डी कॉस थीटा होता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छी बात है। वर्क की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो वर्क कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है अपना, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर। ऐसा ही यूनिट की बात कर रहा हूं, ऐसा ही। और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल।
न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। मतलब 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। क्या बात समझ में आई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, मीटर मतलब मीटर, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। क्या बात समझ में आई? यस और नो? तो यहां से हम 1 जूल को भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल को भी डिफाइन कर सकते हैं। When a 1 Newton of force is applied on a body, when the 1 Newton of force applied on a body and it displaces by a 1 meter, listen to me very carefully बच्चों, when a 1 Newton is force applied on a body and it displaces by 1 meter, the work is said to be 1 joule। है ना, यहां से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, व्हाट इज 1 जूल। व्हेन 1 न्यूटन इज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर, द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। व्हाट माय पॉइंट? अरे हाँ की ना, समझ में आया? एक यूनिट और सुन लो, ये ऐसा यूनिट थी जूल, ऐसा यूनिट क्या थी? जूल। एक सीजीएस यूनिट भी होती है, क्या होती है? सीजीएस। ऑफ किसकी? वर्क की। बेसिकली एनर्जी की बात ही है। जूल किसकी एनर्जी, जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो एनर्जी तो चाहिए वर्क करने के लिए, तो एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम है जूल। सीजीएस में कैसे लिखेंगे? तो बच्चा वर्क तो फिर से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सीजीएस में लिखना है तो फोर्स काय में लिखेंगे? डाइन में, पढ़ाया था मैंने। सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। सीजीएस क्या होती है? डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, याद होगा आपको। और डिस्प्लेसमेंट को काय में लेंगे? सेंटीमीटर में। तो डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं ई आर जी। ई आर जी, ये भी किसकी यूनिट है? इसकी यूनिट है एनर्जी की, मतलब वर्क की यूनिट है ना, ई आर जी। इनमें रिलेशन होता है, आपको पता होगा डाइन क्या होता है? 10 टू दी पावर 5। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। क्या बात समझ में? तो ये हमने डाइन इंटू सेंटीमीटर किया, तो क्या यूनिट बन गई? ये बन गया 1 ERG। ध्यान से समझिएगा, 1 ERG। सीजीएस यूनिट में वर्क की यूनिट होती है ERG, 1 ERG। तो रिलेशन बिटवीन जूल एंड ERG लिख लीजिए आप, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 ERG। क्या बात समझ में आई? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 ERG। समझ में आया? ये ERG क्या है? ये भी यूनिट है किसकी? वर्क की, जो कि एनर्जी की भी यूनिट है। अभी आपने इसको SI यूनिट में लिखा था, तो SI यूनिट में न्यूटन मीटर था। इसको सीजीएस यूनिट में लिखा है, तो सीजीएस यूनिट में फोर्स को लिखेंगे डाइन, और डिस्टेंस को लिखेंगे सेंटीमीटर में। और हमें पता है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। क्या बात समझ में? सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो आप न्यूटन मीटर को करिए जरा, न्यूटन मीटर की जगह डाइन लिखिए, तो 10 की पावर 5 डाइन। इसकी जगह क्या लिखेंगे? बोलो। सेंटीमीटर की जगह 100, तो 100 10 की पावर 5 कितना आ गया? 10 की पावर 7। ये हो गया डाइन, ये हो गया सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया? ERG। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ERG। यूनिट है, बता दिया है ना, MCQ में आ सकता है। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ज बोलते हैं इसको, ERG। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ERG, अर्ज। ठीक है, ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, आइए कुछ सवाल देखते हैं। क्लियरिटी हो रही है? एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं। बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आई होप आपको वह क्लियर हो गया होगा। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सुनिए। एक बॉडी है, फटाफट सुन लो। एक बॉडी है जिसका मास कितना है बच्चों? जिसका मास है 2 kg। उस पर एक फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन।
बॉडी डिस्प्लेसेस इन एक्स डायरेक्शन, बॉडी डिस्प्लेसेस इन एक्स डायरेक्शन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 2 मीटर्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, एक बॉडी है जिस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एंगल बना रही है 30 डिग्री का फोर्स, किससे, हॉरिजॉन्टल से, माना एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, 2 मीटर का। वर्क डन बाय द फोर्स निकालिए, सॉल्यूशन, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। बहुत बढ़िया बात, फोर्स की वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2, कॉस थीटा की वैल्यू बोले कॉस 30, कॉस 30, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, tan √3 जूल, tan √3 जूल। समझ आ गया, यस और नो, डन है बात, ओके आगे बढ़े। अच्छा, एक लैंग्वेज में सुनिए क्वेश्चन, सुनना, एक कार है, एक बच्चा कार है जिसका मास है 200 kg, ध्यान से सुनिएगा, एक कार है जिसका मास है 200 kg, इनिशियली वेलोसिटी से चल रही थी, ध्यान से सुनिएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगाए, एक कार जिसका मास कितना है 200 kg और 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ठीक है, ब्रेक लगाए, क्या लगाए, ब्रेक, कम्स टू रेस्ट इन टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में रेस्ट पे आ गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, ये नीचे ले लेते हैं यू। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, आपसे पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, ब्रेक ने कितना काम किया, ब्रेक ने कितना काम किया, तो बेटा अगर अपन को वर्क डन बाय द ब्रेक निकालना है तो हमें करना पड़ेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको अब फोर्स निकालना पड़ेगा जो ब्रेक ने लगाया और आपको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। इसी सवाल को हम बहुत अच्छे आसान तरीके से करेंगे जब हम एनर्जी पढ़ लेंगे, अभी यहाँ पर कंसेप्ट समझिए, है ना। तो बच्चा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहले निकाल लो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, बहुत आसान सवाल है, 9th क्लास में कर रखे होंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर अच्छे सवाल पे चलते हैं, है ना। एक्सेलरेशन पता नहीं कितनी देर में हो गई, 2 सेकंड में, क्या बात ठीक है, तो -20 इक्वल्स टू 2a, 2 से ये काटा तो एक्सेलरेशन आ गया अपना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ गया एक्सेलरेशन जिससे वो रिटार्ड हुई होगी, सब कहानी कांस्टेंट बोली है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिटार्ड हुई है ना, फलाना ठिकाना कांस्टेंट फोर्स लगा है, ठीक, फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है अपना 200, एक्सेलरेशन कितना है -10, तो ये कितना हो गया -2000 न्यूटन, फोर्स आ गया। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है कोई बड़ी बात है, ध्यान से सुनो, जिससे भी तुम्हें करना हो उससे कर लो, मैं इससे निकाल लेता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर 2as, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल कितनी थी 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा 400 यहाँ पर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू एस, ठीक, 400 इस तरफ आया तो -400 इक्वल्स टू -20 इंटू एस, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना आ गया 20 मीटर्स, क्या बात समझ में आई, एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लिया, एक्सेलरेशन से लगने वाला फोर्स निकाल लिया -2000 न्यूटन, एक लाइन में करेंगे जब हम एनर्जी पढ़ लेंगे, अभी समझो जो हमने फोर्स से सीखा हुआ है, तो ये आ गया -2000, ठीक, अब v स्क्वायर फाइनल 0 हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, यू स्क्वायर अपने तो 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 इस तरफ आया, एक्सेलरेशन यहाँ से उठा के फिर से रख लिया, कैलकुलेशन देख लेना सही है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, तो -20, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 20, बस वर्क आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स कितना है -2000, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, तो ये हो गया -2 4, 1 2 3 4 जूल, ये वर्क किया है किसने, ब्रेक ने, सर माइनस क्यों आया, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, हमने यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू तो रखी नहीं है, ऑटोमेटिकली हमने डायरेक्ट फोर्स रख लिया, तो देखो जब गाड़ी इस तरफ चल रही है और वेलोसिटी रुकी है गाड़ी, तो फोर्स इस तरफ ही लगा होगा ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तभी तो रुकी, वेलोसिटी कम हुई है मतलब फोर्स कहाँ लगा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑलरेडी क्योंकि पूरा काम एक ही डायरेक्शन में हो रहा है,
तो फोर्स अपना आ गया नेगेटिव माइनस 40,000 जूल। क्लियर है? या तो फोर्स को क्या रख लो, पॉजिटिव, फिर क्या रखोगे कॉस थीटा 180, क्योंकि फोर्स इस तरफ है, मोशन इस तरफ है, कॉमन सेंस की बात है, तो भी माइनस आ जाएगा। क्लियरिटी है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस करते हैं, मजा आएगा अब। ओहो, पूरे में चौकी चौक हो जाती है। चलिए आइए प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करिएगा आप। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट -2i कैप प्लस 5j कैप टू 4j कैप प्लस 3k कैप, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक पार्टिकल गया। ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर में चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, डॉट प्रोडक्ट करना है, ध्यान से समझिएगा। फोर्स है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। इसी के बाद मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ आता है ना। तो एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किया, ये है -2i कैप 5j कैप 4j कैप प्लस 3k कैप, और उस पर एक फोर्स लग रहा है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो कि है 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स बताना है आपको। क्या बताना है? वर्क डन बाय दिस फोर्स। ऑप्शंस हैं आपके 18 जूल, सब जूल में है, 11 जूल, सी है आपका 5 और डी है आपका 2, है ना। ये आया हुआ है नीट 2016 में। फिर से समझा देता हूं, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक पार्टिकल है जो इस यानी जिसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो पॉइंट बी, एक पार्टिकल इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव किया है, उस पर एक फोर्स लग रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब क्या है? आई में लग रहा है 4, मतलब एक्स में लग रहा है 4 और जे में लग रहा है 3, सॉरी वाई में, और यहां से यहां चला। तो बच्चों बहुत आसान सा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या है अपना? फोर्स वो दिया है आपको 4i, और इसको क्या लिख सकते हैं? F.D 4i कैप प्लस 3j कैप। इसको बोल लो वेक्टर आर ए, इसको बोल लो वेक्टर आर बी, या आर ए या R1 और 2। तो यहां पहुंचा है यहां से, तो आप क्या कर लोगे? आर बी माइनस आर ए। क्लियरिटी है? डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट हमें आता है, बस पहले आर बी माइनस आर ए निकाल लेते हैं फटाफट। 4j माइनस 3k माइनस माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 5j कैप, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ये तो हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, कोई दिक्कत? अरे इसमें से इसको माइनस करना है, वेक्टर कर रहे हैं। आइए, तो 4j माइनस 5j, 5 है 4 है, हाँ 4j माइनस 5j, तो माइनस j बचा और k कुछ है ही नहीं है, तो माइनस 3k प्लस 2i कैप, ये आ गया। मतलब इसको अगर सजा के लिखना हो तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल माइनस इनिशियल इज द डिस्प्लेसमेंट। बस ये क्या आ गया? आर बी माइनस आर ए। अब वर्क निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर दूं, लो तो 4i कैप प्लस 3j कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। क्या बात समझ आई? अच्छा, तो ये तो हो गया 8, डॉट प्रोडक्ट करना है, i डॉट आई, बोलो i डॉट आई 1 हो जाता है, तो 4 इंटू ये, बाकी सब क्या हो गए? i और 0, इसका करो, ये j है और ये j है, तो ये हो गया आपका 3 और माइनस j, तो 3 प्लस माइनस 3 हो गया 8, बाकी j है नहीं है, k है ही नहीं है, तो इससे k का भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका भी करेंगे 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, तो ये कितना हो गया 5 जूल।
आंसर इज सी। समझ आया? फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि बेटा फोर्स दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, जैसे भी करना हो आपकी इच्छा है। मैंने अलग अलग कर दिया। ये इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन थी। तो वेक्टर आर बी में से मैं बाहर एक माइनस करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा पार्टिकल का। तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ब्रैकेट खोला तो प्लस और ये हो गया माइनस। क्लियरिटी है? ये आ गया अपना पोजीशन वेक्टर, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया? फोर्स में। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, बाकी सबका क्या हो जाएगा? 0। जे का होगा जे से, बाकी क्या हो जाएंगे? 0। तो ये होगा 8 माइनस 3, आंसर इज 5। डन है? यस और नो? आगे बढ़ जाए, चलिए। कर सकते हैं, आसान है। ओके फाइन, चलिए। अब बेसिकली वर्क बेटा फोर्स 3 डायमेंशन में हो सकता है। फोर्स कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा सकता है? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो आर कितने डायरेक्शन में हो सकता है? 3 में। कैसा? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे लिख सकते हैं ना फोर्स को, या तो R1 लिख लो, R2 लिख लो, R3 लिख लो, जो भी लिखना है। तो वर्क तो होता है F डॉट डी, F डॉट डी। तो इन दोनों का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। खत्म कहानी। ऐसा नहीं है फोर्स आपको एक ही डायरेक्शन में दिया हूं, 3 डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है। आई जे के वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या? पार्टिकल देख ऐसे चल रहा हूं, इस तरीके से x भी बदल रहा, y भी बदल रहा, z भी बदल रहा। फोर्स x में भी है, y में भी है, z में भी है। बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो नेटवर्क डन मिल जाएगा। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर का। आओ चलिए देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनना। ये तो वही है, वैसे ही का वैसे है। सेम क्वेश्चन 2013 में भी आया हुआ। एक बॉडी मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। क्वेश्चन सुनिएगा, एक बॉडी है जो 10 मीटर का डिस्टेंस मूव किया 1997, इसके पास वेरिएबल फोर्स पे आ रहे हैं अपन, है ना। अपना 10 मीटर का फोर्स हुआ है और जो फोर्स लगाया हुआ है वो 5 न्यूटन का है। फोर्स लगा है 5 न्यूटन का है, वर्क डन 25 जूल का है। मैं रैंडम क्वेश्चंस भी ले सकता हूँ, मैं सोचता हूँ डाटा के साथ हो जाए तो काम बन जाए। उन्होंने पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन ए है 60, बी है 70, सी है 30 और डी है 45। उन्हें बोला कि बेटा एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर, फोर्स कितना लग रहा है उसका कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन, और वर्क जो हुआ है 25 जूल का हुआ है। तो इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? क्या ही है? वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। आसान सवाल भी आ जाते हैं कभी, ऐसा नहीं है कि पूरे टफ ही टफ क्वेश्चन, कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्क कितना है 25, फोर्स कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया 550, 25 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1/2। 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा की? आई गेस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो आंसर इज ए। आसान था, समझ में आया कंसेप्ट? आगे बढ़े, चलो। 99 बहुत सालों पहले पूछा गया था, अब तो बच्चे फटाक से कर देंगे, है ना। चलिए हाँ, वीडियो की लेंथ देख लूं मैं एक बार। चलो बहुत समय अपने पास, अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन प्रीवियस ईयर का, तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है ना 1994 में आया हुआ है, 1994 में आया हुआ है, ध्यान से सुनना। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन स्पेसिफाइड बाय फोर्स। एक बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है बच्चा -2y कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन।
एक बॉडी, उस पर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 j मीटर्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन गिवन था, ऑप्शंस दे दूं, करोगे क्या? 150, 20, 190, 160। बहुत आसान सवाल आते हैं, अगर आ जाए तो किस्मत है। तो उन्होंने बोला एक बॉडी है जिसपे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है -2y क्या प्लस 15j क्या प्लस 6k के, कंस्ट्रेंट टू मूव इन y डायरेक्शन। सिर्फ वो कहां चल रही है बॉडी? y डायरेक्शन में, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10j कैप। तो वर्क डन होता है F डॉट डी। मैं तो कहता हूँ यहीं से उठा के कर दो सीधा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कहानी खत्म, क्योंकि बाकियों में तो कोई वर्क है नहीं, वैसी कंस्टेंट मोशन है। उन्होंने बोला है कि y डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है और y में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब x में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और z में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो x में भी वर्क जीरो, y में भी वर्क जीरो। बाकी आप कंसेप्ट दिखा के कर लें, तो -2y कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट 10j कैप। तो 15 और इसका बस डॉट प्रोडक्ट होगा, 2 डॉट j तो 0 है, 15 डॉट j डॉट कितना आ गया? 150, और ये इससे कितना है? 0, बाकी सबके 0 होते हैं डॉट प्रोडक्ट, j डॉट j 1 हो गया, बाकी 0। तो आंसर इज 150 जूल, माने ऑप्शन ए। क्या बात समझ में आई? बहुत आसान, इतने आसान सवाल, अरे आ जाता है, किस्मत की बात है, पूरा पेपर भयंकर टफ ही थोड़ी ना होता है, कंसेप्चुअल है। कभी 2 पॉइंट दिए होंगे, फोर्स दिया होगा, है ना, तो उसमें भी हम 2 पॉइंट के साथ 2 पॉइंट का हम क्या निकाल लेंगे? पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, r2 माइनस r1 करके डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स से डॉट प्रोडक्ट करा दिया। अब डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। आइए तो पढ़ते हैं वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या बेटा? अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो कांस्टेंट फोर्स तो कुछ होता ही नहीं है। आप अगर गाड़ी भी चला रहे हैं, बार बार उसको एक्सिलरेट करते हैं, डी एक्सिलरेट करते हैं, ब्रेकर आता है ब्रेक लगा देते हैं, तो कांस्टेंट फोर्स तो होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है, यस और नो। जैसे हम अर्थ और सन के बीच में बोले तो हाँ भाई वो कांस्टेंट फोर्स है, वो अलग बात है। हम अर्थ पे जहां जहां खड़े तो हमारे ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब मेरे ऊपर mg, जो भी बॉडी का मास m है, अर्थ के ऊपर उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg। लेकिन जनरली जब हम किसी बॉडीज को डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर कांस्टेंट फोर्स की गुंजाइश बहुत कम होती है, और फोर्स क्या हो जाता है? वेरिएबल। क्या हो जाता है? वेरिएबल। थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल, सपोज ये बॉडी, इसका मास m है, मैंने इस पे फोर्स लगाया f, कितना लगा? f। ये थोड़ी यहां पर लगाया मैंने 2 न्यूटन, थोड़ा आगे बढ़ा, फोर्स मेरा बदल गया, फोर्स हो गया मैंने कहा 2.5 न्यूटन। रास्ते भर फोर्स बदलता जा रहा है, थोड़े थोड़े, यहां हो गया था 2.1, यहां हो गया था 2.2, मैं कह रहा हूं यहां जाके हो गया 1.8, यहां जाके हो गया 1.7, रास्ते भर फोर्स बदल रहा है। अब आप तो डिस्प्लेसमेंट ये ले लोगे और वर्क क्या करोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करें? रास्ते भर फोर्स तो बदल रहे थे, रास्ते भर फोर्स तो क्या हो रहे थे? बदल रहे थे। अब क्या करें? तो दिक्कत हो गई ना यार, क्या हो गई? दिक्कत हो गई। लेकिन हर दिक्कत का सॉल्यूशन है, पढ़ाई है भाई साहब। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना है, तो आपको पता है जब भी चीज वेरिएशन होता है तो हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। आओ थोड़ा सा इसको ग्राफिकली समझते हैं बच्चों। कैसे समझते हैं? ग्राफिकली। यहां पर ले लेते हैं फोर्स और यहां पर ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहां पर ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अपन ने फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का एक फंक्शन दिया हुआ है, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और टाइम, है ना। मान लो आपको फोर्स का कोई फंक्शन दे दिया, लो 20 प्लस 2x, 20 प्लस 2x। इसका मतलब क्या है कि जैसे, और फोर्स कहां लग रहा है? मान लो इस तरीके x में, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा। इस तरफ बॉडी चल रही है, एक फंक्शन दे दिया, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट, दिस इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इन x। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदलेगा फोर्स बदल जाएगा। आया कि नहीं? फोर्स का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी दिया हो सकता है, यस और नो। ऐसा लिखा सकता है फोर्स इक्वल्स टू 20t प्लस t स्क्वायर,
तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा अपन इस पे फोर्स लगाएंगे, वैसे वैसे कौन बदल जाएगा, फोर्स बदल जाएगा। तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। सपोज ये ग्राफ ऐसा आया, कैसा आया, ऐसा आया। तो वर्क डन क्या कहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जरा हम इस ग्राफ का अगर एरिया देखें, क्या देखें बच्चों, इस ग्राफ का अगर हम एरिया देखें तो इस ग्राफ का एरिया में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो देगा। एरिया ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें क्या, एरिया ऑफ फोर्स, इसका ग्राफ अगर मैं इसका एरिया प्लॉट करूं तो यही तो इसका एरिया है, यस और नो। एफ इंटू डी करोगे तो पूरा एरिया ही तो आएगा। तो एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फो एफ डी ग्राफ कैसे रहेगा, एफ डी ग्राफ गिव्स व्हाट, वर्क। एरिया ऑफ एफ डी ग्राफ मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स व्हाट, वर्क। लेकिन जब फोर्स कांस्टेंट होता है बच्चों, जब फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। अब इसका एरिया निकाल सकते हो क्या, मैं आपको एक ग्राफ बना के दे दूं लो इस तरीके का, तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हो क्या, बहुत मुश्किल है भाई साहब। क्या है, मुश्किल है। फंक्शन पता होगा तो अपन थ्योरेटिकली निकाल, मतलब कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से इसका एरिया कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। मैं कहूंगा इसका एरिया कैलकुलेट करना पॉसिबल है, हाँ सर बहुत बढ़िया कर देंगे। फोर्स कितना है 10 न्यूटन, यहां पर वैल्यू लिखी है 10, यहां पर लिखी हुई है 5, तो उसका एरिया कितना हो गया 5 इन 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50। बट यहां निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर हमारे पास फंक्शंस होते हैं। हम अगर आपसे क्या कहें कि एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लो dx, छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया लो यहां पर dA, छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया लो यहां पर dA। अब यहां का छोटा सा वर्क लिखो dw, तो आप लिखोगे यहां पर जो भी फंक्शन ऑफ फोर्स है f, लास्ट 5 सपोज आपको f दिया हुआ है x प्लस 2x स्क्वायर, x प्लस 2x स्क्वायर। तो यहां पर x, यहां पर ये जो एलिमेंट है इसका जो अगर हमें फोर्स लिखना है, वर्क लिखना है, तो फोर्स इनटू, और यहां पे जो छोटी सी दूरी हमने डिस्प्लेसमेंट माना है वो माना है dx। वर्क कैसा हो गया f डॉट dx, छोटा सा वर्क। अब हम यहां से चले हैं यहां तक, यहां से चले हैं यहां तक, तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dw इंटीग्रेशन f डॉट dx, और कहां से x1 से x2। So this is how we find the work done by the variable force। मैंने क्या, अपन ये तो करते थे इंटीग्रेशन में, छोटा सा वर्क लिख लिया यहां से, छोटा सा वर्क df क्या होगा, छोटा सा वर्क df क्या होगा, यहां पे फोर्स f इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, f डॉट dx, f का फंक्शन हमें पता होगा। फिर इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, पूरा कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो पूरा वर्क जुड़ जाएगा, यस और नो। तो यहां से फटाफट से एक लाइन बना के लिखें, मैं आपको पूरी कहानी लिखवा देता हूं कि एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स व्हाट, वर्क। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स व्हाट, वर्क। एरिया अंडर, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या देता है, वर्क, है ना। और वेरिएबल फोर्स अगर हो तो वर्क कैसे निकालते हैं बच्चों, जरा देखें। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस फ्रॉम R1 टू R2। फोर्स तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, वो मत भूलना। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस R1 टू R2, लिमिट R1 टू dr कर लो, dr f डॉट डी आर R1 टू R2। और हमारे dr क्या होता है बच्चों, dr क्या है, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। अरे फोर्स तीनों डायरेक्शन में हो सकता है ना, और फोर्स क्या है अपना, fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप। तो f डॉट dr R1 टू R2।
अगर सिर्फ x में होगा तो फंक्शन x में लिख लेंगे, y में होगा तो सिर्फ y में लिख लेंगे, z में होगा तो z में लिख लेंगे, तीनों में होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट r1 से r2, है ना। और r1 और r2 हमारे पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, i कैप, y कैप, z कैप। क्या बात समझ में आई? 1 2 1 1 पॉइंट पे, किसी पॉइंट ए पे, और वो हो गए i कैप, y कैप, z कैप किसी पॉइंट बी पे। r1 वेक्टर क्या हुआ? इनिशियल पॉइंट, r2 क्या हुआ? फाइनल पॉइंट। तो अपना dr क्या होता है? dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। क्या बात समझ? अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा आपको। तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम गिव्स व्हाट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार नीट में, मेंस में। गिव्स व्हाट? वर्क। ठीक। और अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट्स के बीच में, जहां से जहां तक डिस्प्लेस किया है। लेट अस से डिस्प्लेस हमने किया है r1 से r2, f डॉट dr। TRD क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। दिस इज अ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक, डन है कहानी, TRD है। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं एक छोटा सा। A force as a function of displacement is given by a force as a function of displacement given by, ध्यान से देखें क्वेश्चन सुनो। एक फोर्स दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। What is the work done? What is the work done in displacing a body from x equal to 0 to x equal to 5? Just an example. A force as a function of displacement is given as F is equals to 5 plus 2x. 5 plus 2x. So what is the work done in displacing a body from 0 to 5? क्या ही है इसमें? आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो वर्क निकालना है तो ये वेरिएबल फोर्स है, x बदलेगा फोर्स बदल जाएगा, x बदलेगा फोर्स बदल जाएगा। तो इंटीग्रेशन f डॉट dx से फंक्शन किसमें? x में, तो f डॉट dx कर लिया। कहां से कहां जाना है? 0 से लेके 5, लिमिट डाल दी। आइए, तो वर्क इज इक्वल्स टू f की वैल्यू लिख लो, 5 प्लस 2x इंटू dx, 0 से लेके 5 हो गया। तो वर्क आ गया। अब 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x, 5 इंटू डी एक्स, तो 5 डी एक्स का इंटीग्रेशन x, तो 5x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2, x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये सब आपको आता है। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट लगा दो 0 से लेके 5, कर देते हैं। तो अपना आ गया 5x प्लस एक्स स्क्वायर, 5x प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से लेके 5, अपर लिमिट माइनस 0 लेके 5 5 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर आ गया 50। कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं है, बाकी 0 तो 0 हो जाएगा। 5x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5x प्लस 2, 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 50 10 जूल। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसिंग a quantity from 0 to 5 where function है 5x plus 2x is this। समझ आया? वेरिएबल फोर्स का सवाल कैसे करते हैं, समझ आया? इंटीग्रेशन करना है लिमिट के बीच में। ठीक, आइए अब अपन अच्छे एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे हमें क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है बच्चों, उसका आइडिया मिल जाता है। चलो, मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? आराम से देखो और समझो, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक बार वीडियो देख लूं मैं, कहां पहुंची कहानी। बहुत बढ़िया, अभी अपन 10-15 मिनट और खींच सकते हैं। आओ ध्यान से सुनो। अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय 20 प्लस 10y। एक बॉडी जिसपे फोर्स दिया हुआ है 20 प्लस 10y, नीट 2019। ठीक, चलिए, इन y डायरेक्शन, द फोर्स इज इन न्यूटन, y इज इन मीटर, वर्क डन, वही सवाल है जो अब भी कराया। वर्क बताइए, जब बॉडी को y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेस किया है, कर पाओगे? ऑप्शन है 20, 30, 5, 25। लो,
सवाल 2019 में आया, अब भी कर दिया अपन ने। फोर्स दिया है ये, y डायरेक्शन में बॉडी चल रही है और y डायरेक्शन में वर्क डन निकालना है, 0 से लेके 1 तक। कुछ नहीं करना, फटाफट इंटीग्रेशन कर दो। 20 f डॉट dy। अब क्या करेंगे, f डॉट dy 0 से लेके लिमिट कहाँ 1 तक, 0 से लेके लिमिट कहाँ 1 तक, तो 20 प्लस 10y dy। फटाफट से देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20y प्लस 10y स्क्वायर अपॉन 2, खत्म। 2 बन जा 5 सा, क्लियरिटी है। लिमिट कहाँ 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, तो ये आ गया अपना 20y प्लस 5y स्क्वायर। 1 रखो जरा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, टेंशन ही नहीं पालनी। 1 रखो तो 20 प्लस 5, 1 रखो तो 20 प्लस y स्क्वायर, 1 रखोगे तो 5 हो जाएगा 25। आंसर इज डी। समझ आया, ए बी सी, तो आंसर क्या है अपना डी। इंटीग्रेशन करके लिमिट लग दो f डॉट डी वाई, ठीक, डन है। आगे बढ़ जाएं, आओ बढ़िया ग्राफ का सवाल करते हैं, आइए। सर इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं? हाँ भैया आते हैं, किस्मत की बात है। इजी भी आता है पेपर, टफ भी होता है, एक एवरेज करके पेपर बना, ऐसा नहीं कि बहुत टफ ही पेपर बनाओ कि आप कुछ मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अटेम्प्ट ही ना हो। कंसेप्ट क्लियर हो सब हो जाता है। आइए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, ध्यान से सुने। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राफ। आओ बना लें ग्राफ। टीडिंग टीडिंग टीडिंग, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये 0, ये 3, ये 7, ये 12 और यहाँ है अपना 2, ठीक। ये है मीटर्स में अपना और ये कहानी है न्यूटन में, ठीक। Force F on a particle moving in straight line varies with the day. The work done on the particle during the displacement of 12 मीटर। वर्क बताना है जब पार्टिकल को 12 मीटर तक डिस्प्लेस किया गया, चलिए 3 से है। वर्क बताना है जब पार्टिकल को 12 मीटर तक डिस्प्लेस किया गया है। आपके ऑप्शन है 18, उसके बाद आओ 21, 26 और 13, ठीक है। तो बेटा वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर व्हाट, अभी पढ़ा, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम गिव्स व्हाट, वर्क। तो बस आपको इसका क्या निकालना है, एरिया। जरा ध्यान दें, ये 7 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो गई 4, और ये कितनी है 2, तो ये हो गया, इसका एरिया हो गया 4 इंटू 2 प्लस। समझ आया। अरे ये एरिया को आप बांट लो, ये ट्राइंगल हो गया, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये रेक्टेंगल हो गया, ये क्या हो गया ट्राइंगल। तो 7 और 3 में से घटा तो बचा 4, ये हो गया 2, तो 4 इंटू 2, ये तो आ गया अपना ये। इसका देखो हाफ, बेस कितनी है, ये 12 है, ये 7 है, तो ये बची 5, 5 इंटू 2, हाइट कितनी हो गई 2, क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल, 4 2 8 प्लस 5 कितना आ गया 13 जूल। आंसर डी। समझ आया, कंसेप्ट में है इजी क्वेश्चंस, अभी आ रहे हैं अच्छे वाले, क्लियर है। चौक टूट गई मेरी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएं। चलिए 2011 में आया था, ग्राफ पे बेस्ड था, तो आपको पता होगा कि इसका एरिया निकालना है, तो फट से निकाल के आप आंसर कर दोगे। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, इसमें कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन आपका काम है, कंसेप्ट हम आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सुनो बढ़िया सवाल एक और। अब 2006 क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अब बॉडी है जिसका मास बच्चा 3 kg है, अब बॉडी है जिसका मास कितना 3 kg, अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, सुन लेना अच्छे से, क्या लगाया, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। causes a displacement s in meter, it is given by the relation s equals to 1/3 t square, where t is in second, वर्क डन एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो, वर्क डन इन टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ऑप्शन दिए हुए हैं 19/5, 5/19, सब जूल में है, सब जूल में है, 3/8 और 8/3। ध्यान से सुनिएगा क्या है क्वेश्चन, आइए करते हैं, मिलके करते हैं आप और हम।
एक बॉडी है जिसका मास है 3 kg, जिसपे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, उस पर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिसका रिलेशन दिया हुआ है एस इक्वल्स टू 1/3t²। उस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 1/3t²। वर्क डन इन टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चे कई लोग इसको कई तरीके से क्वेश्चंस को करवा सकते हैं, फोर्स लिख के, डबल डिफरेंशिएट करके। वहीं मैं आपसे कहता हूं अपन फोर्स निकाल लो। तो फोर्स क्या कहता है, कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, मास गिवन है तो फोर्स अपन कर लो मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। अगर हम ds बाई dt करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन। फटाफट कर लेते हैं ds बाई dt, तो ये हो जाएगा 2t/3। कोई दिक्कत की बात, इसका डिफरेंशिएट करो ना, 2 आगे आ जाएगा 2t/3। वेलोसिटी मिल गई, dv बाई dt करो, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 2/3। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कोई फंक्शन ऑफ टाइम वैसे भी नहीं आएगा, है ना। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, फोर्स आ गया 2 न्यूटन। फोर्स आ गया 2 न्यूटन। क्लियर है? अरे बोलो यार, ध्यान से देखो फिर से। हमें क्या दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो हमने यहां को उसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी की मिल गई। वेलोसिटी की तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया जो कि कांस्टेंट आया 2/3। कांस्टेंट फोर्स ही लग रहा है, मास करना, फोर्स हमें मिल गया 2 न्यूटन। लेकिन बच्चा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन टाइम के साथ बदल रहा है। क्या बदल रहा है, टाइम के साथ। यस और नो, क्या बात समझ में आई? तो वर्ग तो कहता है एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डीएस। अरे हाँ की ना, एफ डॉट चेंज इन, बेसिकली डीएस क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट डीएस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमें टाइम के फंक्शन के साथ दिया हुआ है। आओ जरा इसको कुछ करते हैं, ध्यान से देखना। ये आपको फोर्स समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया 2 न्यूटन? बहुत आसान है, ध्यान से समझिए आप। यस और नो। अब डीएस को बदल ले तो मजा आ जाए टाइम के फॉर्म में। आओ जरा देखें। तो एस दिया हुआ है आपको 1/3t²। तो ds बाई डी टी कर लो, क्या कर लो, ds बाई डी टी। अरे डिस्प्लेसमेंट दिया थोड़ी ना कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा है, फोर्स कांस्टेंट है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। तो यहाँ ds होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, बेसिकली होता क्या, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि पहले हम थे 3 पे, पहुंचे 7 पे, तो चेंज कितना हुआ, 7 माइनस 3, 4 का। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हम होता है वो डायरेक्ट लिख देते कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बेसिकली वो है क्या, फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का चेंज क्या है, ds। तो यहाँ ds बाई डी टी अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 2t/3, 2t/3। बस निकल गया वर्क। आइए देखें। तो वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। टोटल वर्क निकालना है तो कर लेंगे हम इंटीग्रेशन, और वर्क की जगह क्या लिख देंगे, फोर्स हमारा कांस्टेंट है जो कि कितना आ गया बच्चा 2, इसका लोड ही नहीं लेना है। और ds की जगह क्या लिख देंगे, 2/3t dt, 2/3t dt। आपको समझ आया? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें f के साथ फंक्शन चाहिए था ds का। f तो कांस्टेंट है, f क्या है, कांस्टेंट। तो वो तो 2 आ गया, मैंने यहां से निकाल भी दिया। इसको डिफरेंट बोल ही दिया ना, f कांस्टेंट है तभी कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। f क्या है, कांस्टेंट। ध्यान से समझाना इसलिए टाइम ले रहा हूं। तो ds बाई dt किया तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिली, और इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिली। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, निकाल दिया 2 न्यूटन। अब ds चाहिए मुझे, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ds का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया, तो मैंने ds बाई dt किया, तो यहां से ds मिल गया 2t/3 इंटू dt। यहाँ dt पहुंच जाएगा, वो लिख दिया। क्या बात समझ में आई? तो वर्क देख क्या निकल गया, ये हो गया 4/3, तो क्या आ गया बाहर, t का इंटीग्रेशन। अब लिमिट हमारे पास किसकी थी, टाइम की थी, 2 सेकंड में निकालना है, तो 0 से लेके 2 खत्म। तो t का इंटीग्रेशन t²/2 हो गया, t²/2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 2। क्लियर है? बस हो गया। तो 4/3 इंटू 2 लिखना है तो 2 का स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा, 2 2 जा, 4 2 जा 8, तो ये आ गया अपना 8/3। आंसर इज डी, जूल। समझ बैठा कैसे हुआ सवाल? यहां फोर्स कांस्टेंट था, फोर्स वेरिएबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालना था टाइम इक्वल टू 2 में, और डिस्प्लेसमेंट हमें फंक्शन दिया था टाइम का। समझ बैठा?
हम चाहते तो यहाँ फंक्शन इसमें भी ला सकते थे फोर्स का, लेकिन फालतू उसमें घुसना नहीं है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट किया एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स दिया था कांस्टेंट तो फोर्स आ गया 2 न्यूटन। अब डीएस चाहिए था, ये क्या होता, छोटा सा लिखा था ना हमने एफ डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, ऐसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस, यहाँ एस के फॉर्म में दिया तो डीएस, डीएस को हमने डीटी के फंक्शन दिया तो उसको डीटी में कन्वर्ट कर लिया ऐसे डिफरेंशिएट करके, बस टी की लिमिट पता थी, डीटी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया अपना इंटीग्रेशन आपके सामने है, तो आंसर आ गया 8/3। क्लियरिटी है, डन है। ये वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएं, यस और नो बोलो। चलो मजा आ रहा है, समझ आ रहा है कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स की कहानी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं, देखें वीडियो के क्या हालात है। बहुत बड़े 1 घंटे 5 मिनट हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक ग्राफ का छोड़ देते हैं, कर लोगे, एक सवाल और देखें, ठीक। फोर्स दिया हुआ है 7 - 2x + 3x² न्यूटन, फटाफट देखें, आया हुआ है 1994 1992, कंसेप्ट समझना है, कब आया है हमें क्या करना, पता चल जाता कैसे सवाल आते हैं। A position dependent force is given to you, this acts on a small body of mass 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg पे लग रहा है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चा वो हुआ है x = 0 से लेके x = 5, x = 0 से लेके x = 5, the work done in joule is option are 135 270 35 and 70, A B C और D। कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अब लो वर्क डन लिख लो, सॉल्यूशन f डॉट dx, तो इंटीग्रेशन f डॉट dx, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके 5, फटाफट इसका इंटीग्रेशन कर लो तो हो जाएगा 7, कर दें यही कहीं इंटीग्रेशन, हाँ तो इसका कर दो, तो 7x - 2x का 2x² अपॉन 2 प्लस 3x² अपॉन ये हो जाएगा x³/3, इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, f डॉट dx करना है ना, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है x में, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके 5, 0 से लेके 5, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 5 रखो, 7 5 35, कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है, 5 का स्क्वायर बोलो कहां गया 25 प्लस 5 का क्यूब 125, तो 35 - 25 10 प्लस 125, आंसर इज 135 जूल। सर सरल सरल सवाल करवा रहे हो, अब इस टॉपिक में है ही ऐसे सवाल तो मैं क्या करूं, क्लियरिटी है। फोर्स दिया था, क्वांटिटी दी थी, 2 साल में लगातार 92 में भी आया 94 में भी आया, आप चेक कर सकते हैं, क्लियर है, डन है बात। सुनो एक थ्योरेटिकल सवाल सुनो, सुनिए, when a body moves with a constant speed along a circle, ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आज का, 1994 में आया हुआ है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन करना है, और कांस्टेंट फोर्स में क्या करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो फोर्स लेना है ना, एफ डी कॉस थीटा। क्वेश्चन सुनो 1994 का है, कहानी करते हैं आज की खत्म, सर खत्म करके एक एक क्वेश्चन और करा दे तो अच्छा ही तो है, सुन लो, सुनो, अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट, इन अ सर्कल, कहां मूव कर रहा है इन अ सर्कल, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आंसर बताना, सुनो, नो वर्क इज डन ऑन इट, नंबर 1 है नो वर्क मतलब डन ऑन इट, वर्क इक्वल टू क्या है 0, एक बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है इन अ सर्कल, पहला वर्क ऑन इट, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट करेक्ट करना, सही बताना है, नो वर्क इज डन ऑन इट, बी सुनो, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, एक्सेलरेशन बोला है नहीं है, ध्यान से सुनते चलना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या है कांस्टेंट है, डी ऑप्शन क्या है नो फोर्स एक्ट, नो
फोर्स एक्ट, इसमें से 3-4 ऑप्शन में से सही बताना है। एक बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रही है, तो नेट वर्क डन उन्होंने बोला 0, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो फोर्स एक्ट। तो भाई साहब आंसर क्या है, वर्क डन 0 है। जब भी हम किसी सर्कल में चक्कर लगा के आएंगे, ध्यान सुनो तीनों चेक करवा रहा हूं, जब भी हम किसी सर्कल में चक्कर लगा के आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन 0 होता है, नहीं होता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से भी घूम रहा हो तो उसमें एक अंदर और बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है mv²/r, जो हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर में। वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं है, क्यों, लगातार उसका डायरेक्शन बदल रहा है। नो फोर्स एक्ट, फोर्स लगता है बच्चों कहां, अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तीनों ऑप्शन ये सही, तो वर्क डन इज व्हाट, 0। कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है तो उसमें नो वर्क इज डन, ऑप्शन क्या था, नो वर्क इज डन, ठीक है, क्या बात समझ में आई, नो वर्क इज डन। ऐसा था क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, नो वर्क इज डन ऑन इट, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, भैया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं है भैया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, और नो फोर्स एक्ट, भैया फोर्स लगता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत थे, सही कौन सा था, वर्क डन इज 0। आज की कहानी खत्म, समझ गए। तो बच्चों ये हमने पूरा वीडियो कंप्लीट किया, इसमें मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।